नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और स्टडी चैनल पर। आज हम लोग 11 ऑफ सितंबर करंट अफेयर्स को जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। भारत यूएई ने विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। 5 समझौतों पर हस्ताक्षर यूएई के साथ किए हैं, संयुक्त अरब अमीरात के साथ में। इसमें पहला जो है परमाणु ऊर्जा सहयोग है। तो अमीरात जो है वो परमाणु ऊर्जा कंपनी और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के बीच बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालन और रखरखाव पर एक समझौता ज्ञापन पर एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात याद रखने की है कि कहाँ पर ये इंस्टीट्यूट जो है, ये सही माफ़ कीजिएगा, ये संयंत्र कहाँ पर बनेगा प्लांट, ये बराक में। ये एक जगह है जो कि यूएई में है। पेट्रोलियम क्षेत्र में भी किया है। तो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच में तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके साथ साथ एडीएनओसी और इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच में एक और समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और भविष्य के लिए सहयोग के लिए उन्होंने नंबर 1 तो जो है परमाणु ऊर्जा की बात करी, दूसरा जो है महत्वपूर्ण खनिज, तीसरा है हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, चौथा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और पांचवा जो है उन्नत प्रौद्योगिकी। यहाँ पर टेक्नोलॉजीज को भी की बात आई है। तो इन सभी टोटल जो है ये 5 मेन प्रपोजल्स हैं जिन पर जो है बात हुई है दोनों देशों की, और इन पर जो है समझौता हुआ है। अब प्रयुक्त क्षमता का पता लगाने की चर्चा की। तो यहाँ पर जो क्या क्या भविष्य के लिए सहयोग हो सकता है इन दोनों देशों के बीच में, ये एक समझौता हुआ। नेक्स्ट आते हैं न्यूज़ पर। रक्षा मंत्रालय ने एरो इंजन के लिए एचएएल के साथ 26,000 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो रक्षा मंत्रालय ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के लिए 240 LA-13 AP एरो इंजन बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ जो है 26,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इन इंजनों का निर्माण जो है एचएएल के कोरापुट उड़ीसा में किया जाएगा, और जिससे भारत की रक्षा तैयारियां महत्वपूर्ण सुखोई 30 MKI बेड़े की परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी। एचएएल सालाना जो है 30 एरो इंजन की आपूर्ति करेगा, और जिसमें 240 इंजनों को पूरा बैच अगले 8 वर्षों में वितरित किया जाएगा, आने वाले वर्षों में। नेक्स्ट पे आते हैं। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने गति शक्ति विश्वविद्यालय, ये गति शक्ति विश्वविद्यालय जो है इसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब सबसे पहला जो उद्देश्य है इसका कि बेहतर संसाधन जुटाने और परिचालन दक्षता के लिए रसद कौशल और क्षमताओं का सुधार करना। क्वालिटी के लिए जो है दक्षता, मतलब कहने का मतलब है कि इफ़िशियंसी को बढ़ाना है, और उसमें जो स्किल एंड डेवलपमेंट को और बेहतर सुधार करना है। भागीदारी की भूमिका क्या है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय रसद में उन्नत शिक्षा, अनुसंधान, एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन, नवाचार के माध्यम से सहयोग देगा। बुनियादी ढांचा योजना पर भी विचार किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी। मास्टर प्लान में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के समर्थन करने वाली मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना शामिल है। महत्व क्या है? समझौता ज्ञापन सैनिकों, उपकरणों और आपूर्ति की आवाजाही को बढ़ाया जाएगा, और साथ साथ जो है त्वरित तेजी से जो है कुशल बल जुटाने के लिए महत्वपूर्ण है। गति शक्ति विश्वविद्यालय के बारे में इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान के नाम से जाना जाता था, ये राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, और अब जो है ये गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। वडोदरा गुजरात में
भारत में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये। और ये जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है ये पहला परिवहन विश्वविद्यालय भी कह सकते हैं है। वर्तमान में भारतीय रेलवे के राष्ट्रीय अकादमी नायर के परिसर में स्थित है ये। तो इसका जो है निर्माण गति शक्ति विश्वविद्यालय का वडोदरा में किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना। देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, गुड़गांव में स्थित है। और नेपाल जो है ये हाल ही में इसका 101वां सदस्य बना। इससे पहले जो है मालावी और जॉर्डन इससे पहले सदस्य बन चुके हैं। तो नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बन गया है। विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि नेपाल ने नई दिल्ली ISA का अपना अनुसमर्थन पत्र सौंप दिया है। यह आदान प्रदान नेपाल के प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र थापा और विदेश मंत्री संयुक्त सचिव ED एंड MER अभिषेक सिंह के बीच में ये बैठक के दौरान हुआ है। ये समझौता पत्र पर हस्ताक्षर। प्रारंभ इसका 30 नवंबर 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में CO COP21 में जो है ये इसका स्टार्टिंग की गई थी। और उद्देश्य जो है वो ISA का उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। सदस्य देशों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना है ताकि जीवाश्म ईंधन जो फॉसिल फ्यूल है उसकी निर्भरता को कम किया जा सके, जलवायु परिवर्तन से निपटा जा सके। और कहने का मतलब है कार्बन एमिशन और CO2 एमिशन को रिड्यूस किया जा सके। इस जो ये गठबंधन है एक तरह से सौर ऊर्जा का जो ISA है, इंटरनेशनल अलायंस है, जो इसका एक्चुअल में मुख्य रूप से ये सौर बेल्ट में स्थित देशों का एक गठबंधन है जो सौर ऊर्जा परियोजनाओं को प्रचार और कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ महीनों पहले इसमें शामिल नए देश हुए थे। तो मालावी मैंने जैसा कि बताया ये 5 अगस्त को और जॉर्डन जो है ये 15 अगस्त को अभी इसी साल में पिछले महीने में शामिल हुआ। ठीक है, उसके बाद अब नेपाल बना है। तो क्वेश्चन इसमें ये भी आ सकता है कि आपको मालावी, जॉर्डन और नेपाल दे दिया जाए और कह दिया जाए कि क्रम में इनको लगाओ ये कि किस क्रम में ये सदस्य बने। तो याद रखिएगा, पहले मालावी बना, फिर जॉर्डन बना और फिर उसके बाद जो है ये नेपाल 101वां सदस्य बना। 100वां सदस्य कौन सा था? जॉर्डन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, एयर मार्शल वालिया पूर्वी वायु कमान में वरिष्ठ एयर स्टॉक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया इनका नाम है। इन्होंने आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान में वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी की भूमिका संभाली है, SASO। ठीक है, भारतीय वायुसेना में SASO का पद भारतीय सेना और भारतीय नौसेना में चीफ ऑफ स्टाफ के बराबर होता है। कैरियर पृष्ठभूमि इनकी क्या है कि 11 जून 1988 को वायुसेना के लड़ाकू दल में शामिल किया गया था। इनको 3200 से अधिक उड़ान घंटे अर्जित कर चुके हैं ये। और इनके उड़ान अनुभव में MiG-21, MiG-23, BN, MiG-27, जगुआर, Su-30, MKI जैसे विभिन्न लड़ाकू विमान शामिल हैं। इनको विशिष्ट सेवा मेडल का भी पुरस्कार मिल चुका है और उसके लिए उन्होंने 2008 में वायुसेना पदक पाया था और 2018 में अति विशिष्ट सेवा पदक के लिए साथ सम्मानित भी किया गया था इनको। तो ये इम्पोर्टेंट इसमें सिर्फ यही है कि एयर मार्शल वालिया जी को, ये जो इंद्रपाल वालिया है, इनको भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान जो है उसका वरिष्ठ कर्मचारी या CEO जैसे होते हैं कंपनीज में, वैसे ही वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी की इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास है युद्ध अभ्यास 2024। ये राजस्थान में शुरू हुआ। अब ये जो अभ्यास है ये भारत अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये 20वां संस्करण है इसका। और ये राजस्थान के महाजन
फील्ड फायरिंग रेंज में विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ है। यह अभ्यास 22 सितंबर 2024 तक जारी रहेगा। 2004 में इसकी शुरुआत के बाद में युद्ध अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच भारी बारी से हर साल आयोजित किया जाता है। मतलब अल्टरनेट जो है, इंडिया में अभ्यास होगा, फिर अमेरिका में, फिर इंडिया में, फिर इस तरीके से जो है ये अभ्यास होता है। और ये वाला जो है ये 20वां संस्करण है। इस अभ्यास में अर्ध रेगिस्तानी वातावरण में संचालन पर जोर दिया जाएगा, जिसमें नकली आतंकवादी घटनाओं पर संयुक्त प्रतिक्रिया, एक तरह से एक मॉक ड्रिल जो होगी नकली आतंकवादी घटनाओं के तरीके से, उसमें सहयोगात्मक योजना जो है क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, और क्षेत्रीय प्रशिक्षण को लेकर के अभ्यास किया जाएगा। इससे पहले जो इंडिया और यूएसए के बीच में जो अभ्यास हैं होते आए हैं, जो नौसेना से संबंधित भी हैं या थल सेना से या भारतीय वायुसेना से संबंधित हैं, इसमें मालाबार अभ्यास है। ये मूल रूप से जो है भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है, या जापान भी इसमें जुड़ा हुआ है। जापान के साथ एक त्रिपक्षीय अभ्यास में विकसित हुआ है। तो यहाँ पे ये इंडिया, यूएसए और जापान के बीच में ये इंडियन नेवी के द्वारा ये मालाबार अभ्यास होता है। वज्र प्रहार है, ये भी इंडिया और यूएसए के बीच में विशेष अभियानों में आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण के लिए ये प्रशिक्षण दिया जाता है, इसके लिए उस पर केंद्रित है। कोप इंडिया, तो कोप इंडिया का उद्देश्य दोनों देशों की वायु सेनाओं की सामरिक और राजनीतिक क्षमताओं को मजबूत करना है। मेनली क्या है इसमें कि वायुसेना, तो वायुसेनाओं का से संबंधित जो है कोप इंडिया है, जो इंडिया और यूएसए का संयुक्त अभ्यास है। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास, टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास जो है ये भी द्विपक्षीय जल थल अभ्यास है, जिसका उद्देश्य भारतीय और अमेरिकी सशस्त्र बलों को के बीच में संयुक्त परिचालन क्षमताओं और समन्वय को बढ़ाना है। ठीक है, तो जो भी इफिशियंसी है उसको बढ़ाना है, उनकी क्षमताएं जो हैं उसको और भी बेहतर बनाना है। जो जो रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं अमेरिकी थल सेना या नौसेना या वायुसेना के द्वारा, तो इन विभिन्न अभ्यासों के दौरान जो है वो आदान प्रदान किए जाते हैं, जिससे कि इनको और मजबूती में लाया जा सके। ठीक है, और मॉक ड्रिल से नकली आतंकवाद का कह सकते हैं हम, कोई आतंकवादी घटना को लेकर के मॉक ड्रिल किया गया होना चाहिए। तो ये अभ्यास जो है ये राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ये हो रहा है, ये इसी के लिए हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं, आधिकारिक भाषा संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में अमित शाह को पुनः निर्वाचन किया गया है। तो भाषा संबंधी संसदीय समिति, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का प्रयोग किया गया है, और भाग 17 जो है ये राजभाषा को मतलब कि अंकित करता है। तो भाग 17 में जो है राजभाषा के बारे में बताया गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है, तो उसी को लेकर के जो है ये एक संसदीय समिति है, उसका अध्यक्ष जो है अमित शाह ही बने थे पिछली बार भी, इस बार भी जो है अमित शाह को ही सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष बनाया गया है। पिछला कार्यकाल 19 से 2024 तक रहा था, 2019 से 2024 तक। सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक सभी आधिकारिक प्रणालियां भारतीय भाषाओं में संचालित हों। भारतीय भाषाओं में एक्चुअली क्या है कि भारतीय अनुसूची जो है संविधान की, उसमें पहले 14 भाषाएं थीं जब संविधान बना था, परंतु अब जो है ये 22 भाषाएं हैं। ठीक है, और इन 22 भाषाओं में अन्य भाषाएं बाद में जुड़ी, और जैसे सिंधी जो है वो 21वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, उसी तरह बाद में फिर नेपाली, संथाली, बोडो, डोगरी, मणिपुरी, ये सभी जो है बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, और अब जो है 22 भाषाएं हैं। तो राजभाषा विभाग भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी भाषाओं को स्वचालित रूप से अनुवाद करने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है। तो अभी क्या है कि अभी जो है जैसे बात आती है कि जितने भी जुडिशियल, जितने भी जैसे कानून से संबंधित जो भी शब्दावली है
या जो भी जुडिशियल डिसीजन आते हैं, तो जितने भी जजेस के द्वारा डिसीजन आते हैं, उसकी जो भी राइटिंग होती है वो पूरा का पूरा जो होता है इंग्लिश में ही होता है। फिर उसको जो है हिंदी भाषा में और इसको जो है स्थानीय भाषा में भी इसको परिवर्तित करने पर जोर दिया जाएगा, और ताकि जो है व्यक्ति जो है, जो आम नागरिक है, वो भली प्रकार से समझ सके। यदि वो किसी चीज़ को लेकर के किसी चीज़ को लेकर के केस लड़ रहा है, तो कम से कम उसको जो उसके सामने जो इसका परिणाम आए, तो वो परिणाम वो अच्छे से समझ सके। तो संसदीय राजभाषा समिति संविधान द्वारा उल्लेखित भारत सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी के कार्यान्वयन और प्रचार को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी स्थापना राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य शासन के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी के उपयोग को सुनिश्चित करना है। मेनली हिंदी है, फिर उसके बाद फिर अन्य राज्य की भाषाएं भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इंडोनेशिया इस वर्ष परमाणु संगठन स्थापित करेगा। तो देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडोनेशिया जो है, अभी तक इंडोनेशिया है या मलेशिया है या जितने भी एशियन कंट्री हैं, टोटल 10 एशियन कंट्रीज़ जो हैं, जिसका जो एशियन ग्रुप ऑफ एशियन है, उसमें जो इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता में है। और इंडोनेशिया अब जो है ये भी परमाणु ऊर्जा को लेकर या परमाणु संगठन को निर्मित करने को लेकर के अब अपनी जो है एक तरह से स्थिति को मजबूत कर रहा है। तो इसमें जो है मूल रूप से वही देश जुड़ेंगे जो पहले से आसियान के सदस्य रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इंडोनेशिया इस वर्ष परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम क्रियान्वयन संगठन NEPIO की स्थापना करेगा। लक्ष्य क्या है इसका? 2032 तक 250 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की है। ठीक है, 250 मेगावाट जैसा कि मैंने बताया था। और NEPIO के लक्ष्य 2032 तक 250 मेगावाट परमाणु संयंत्र का निर्माण करना है। योजना ऑस्ट्रिया के वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, देखिए IAEA का मुख्यालय जो है वियना है, और वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, उसके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। और परमाणु परियोजनाओं की योजना बनाना और उनकी पहचान करना, परमाणु सुविधाओं का निर्माण करना, देखरेख करना, परमाणु संचालन की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विनियम विकसित करना, घरेलू यूरेनियम उत्पादन। देखिए बहुत बड़ी बात है कि यूरेनियम इंडिया जो है ये 2 देशों पर निर्भर रखता है ज़्यादातर यूरेनियम के लिए। एक तो ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर रहता है, और दूसरा जो है जो हाईएस्ट जैसे इंपोर्टर इसको बोला जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया, दूसरा जो है कनाडा है, जहाँ पर जो है क्षमता इसकी यूरेनियम की यहाँ पे यूरेनियम का उत्पादन होता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि थोरियम से यूरेनियम का जो है उत्पादन भी किया जाता है। तो थोरियम जो है बहुत सी जगहों पर नहीं मिलता है, भारत में केवल केरल में पाया जाता है और थोड़ी मात्रा में झारखंड में पाया जाता है। तो इंडोनेशिया स्थानीय स्तर पर यूरेनियम का उत्पादन करेगा, और जैसे कि विद्युत सर्वेक्षण और परीक्षण केंद्र की पुष्टि की गई है, तो जो इसमें जो है पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। और परमाणु योजना की तैयारी में देश वर्तमान में कार्यक्रम के समर्थन करने के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन विकसित करने में अति आवश्यकताओं की तैयारी कर रहा है। क्वेश्चन बस सेम है, एक ही बनेगा कि कौन सा देश जो है वो परमाणु संगठन बनाने के लिए योजना बना रहा है, तो वो है इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। एशियन डेवलपमेंट के अध्यक्ष हैं असाकावा, फरवरी 2025 में इस्तीफा देंगे। तो एशियन डेवलपमेंट बेसिकली ये ऋण प्रदान करता है जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं उनको। तो इसके अध्यक्ष जो हैं मासात्सुगु असाकावा जो हैं, ये ADB के बोर्ड के सदस्यों, प्रबंधन और कर्मचारियों को 23 फरवरी 2025 को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए अपने इरादे से के बारे में सूचित कर चुके हैं।
अस्कावा ने जो है ये 17 जनवरी 2020 से एडीबी के 10वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। और अस्कावा जिन्होंने 2020 में ताकेहिको नाकाओ का स्थान लिया है, उन्होंने नाकाओ का शेष कार्यकाल भी पूरा किया था और जो कि 23 नवंबर 2021 को समाप्त होने वाला था। अब एडीबी के अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे की जाती है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है एडीबी, इसका जो हेडक्वार्टर कह सकते हैं, मुख्यालय कह सकते हैं, मनीला में है, याद रखिएगा। तो एशियन डेवलपमेंट के अध्यक्ष की नियुक्ति एडीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा चुनाव के माध्यम से की जाती है। कार्यकाल कितना रहता है अध्यक्ष का? 5 वर्ष रहता है और उसके बाद भी वो आगे बढ़ाया जा सकता है। इस पद के उम्मीदवार को आमतौर पर एडीबी के सदस्य देशों में से एक द्वारा नामित किया जाता है। तो जितने भी सदस्य देश हैं उनमें से एक जो है वो एडीबी का जो है अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हो सकता है। और चुनाव गवर्नरों के बीच होता है जो बैंक के सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जैसे इंडिया में भारतीय रिजर्व बैंक, तो अध्यक्ष जो है वो आमतौर पर जापान से होता है क्योंकि यह बैंक सबसे बड़े शेयर धारकों में से एक है। तो जापान का जो इसका ओवरऑल जो शेयर है वो जापान के पास ज़्यादा है, इसलिए जो है एडीबी में जो है परसेंटेज और वोटिंग परसेंटेज भी जो है वो जापान को ही ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए जो है जापान से ज़्यादातर जो है अध्यक्ष एडीबी के जापान के ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप पिक्सेल को पृथ्वी विज्ञान अनुसंधान में सहायता के लिए नासा का अनुबंध मिला। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि एक स्टार्टअप है, भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप है, एक कंपनी जिसने स्टार्टअप किया है और वो जो है इसका नाम है पिक्सेल। और पिक्सेल को जो है पृथ्वी विज्ञान अनुसंधान में नासा ने जो है उसको के साथ में जो है अनुबंध किया है, एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बंगलौर स्थित ये हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग और अर्थ ऑब्जर्वेशन कंपनी पिक्सेल, एक तो अर्थ ऑब्जर्वेशन, दूसरा हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग कंपनी है, ये नासा से अपने $476 मिलियन के कॉमर्शियल स्मॉल सेट डाटा अधिग्रहण कार्यक्रम के तहत अनुबंध हासिल किया है। इस अनुबंध के तहत पिक्सेल जो है वो नासा, अमेरिकी सरकार और अकादमिक भागीदारों को हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा प्रदान करेगा। ठीक है, यह डाटा पृथ्वी विज्ञान अनुसंधान और जलवायु परिवर्तन, कृषि, जैव विविधता, संसाधन प्रबंधन सहित विभिन्न अनुप्रयोगों को समर्थन करेगा और यह अनुबंध जो है नवंबर 2028 तक प्रभावी रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि पृथ्वी में होने वाले क्या क्या चेंजेस हैं, जलवायु पर कैसे असर पड़ रहा है, किस प्रकार से कृषि जो है मेनली जो है जलवायु पर निर्भर करती है, वर्षा, तापमान का स्टेटस क्या है, वायु की गुणवत्ता कैसी है, उसके साथ साथ जो है ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा जो है भूकंप को लेकर के भी ये जो है एक तरह से सिस्मोलॉजी में भी ये एक तरह से मेनली ये सहयोग करेगा और इसको लेकर के नासा से इस कंपनी जो पिक्सेल कंपनी है इसका अनुबंध हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। तो दोस्तों आज की जो करंट अफेयर्स थी ये मैंने आप लोग को बताई। तो आज का ये करंट अफेयर्स यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।